नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट सब्जेक्ट ज्योग्राफी। इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे डेविस का भौगोलिक चक्र। डेविस के भौगोलिक चक्र के अंतर्गत हमने देखा था कि डेविस ने अपना भौगोलिक चक्र है वो कब किससे प्रभावित होकर दिया था, डार्विन के विकासवादी सिद्धांतों से, और नदी के जीवन चक्र के रूप में अपना अपर्दन चक्र दिया, जिसको विद्वानों ने सामान्य चक्र है या आर्द्र चक्र है उसके नाम से जाना गया। नदी के जीवन चक्र के रूप में इन्होंने 1889 में अपना विचार दिया और 1899 में उसको अपर्दन चक्र का नाम दे दिया गया। डेविस के अनुसार कोई भी जो स्थल रूप है वो संरचना प्रक्रम अवस्था का परिणाम होता है। संरचना के अंतर्गत चट्टानों की भौतिक, भौगोलिक, भूवैज्ञानिक संरचना को समझा जाता है, जिसके अंतर्गत चट्टान का जो नति है, पारगम्यता है, सैरंध्रता है, उसका नमन अक्षपण कोण है वो कितना है, उसकी संरचना किस प्रकार की है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में अवस्था है प्रक्रम कि उस संरचना के ऊपर किस प्रकार के प्रक्रम है वो कार्य करते हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के प्रक्रम इसके अंतर्गत आते हैं, जो कि किसी भी स्थल रूप के ऊपर क्रियाशील रहते हैं और उसको संप्राय मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। उसके बाद हमने अवस्थाएं पढ़ी कि अवस्था है वो उन्होंने स्थल रूप के विकास की अवस्था मानव जीवन से तुलना की और उसको युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के अंतर्गत सम्मिलित किया। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्थल रूप है उसके ऊपर एक अवस्था एक निश्चित समय में ही आए, उसका समय है वो कम या अधिक हो सकता है, वो निर्भर करता है चट्टान की संरचना के ऊपर। इसके बाद हमने डेविस के अपर्दन चक्र का ग्राफ बनाया था और ग्राफ के द्वारा उसको देखा था कि उन्होंने किस प्रकार से ग्राफ में ऊपरी कर्व, अपर कर्व, लोअर कर्व, उत्थान, अपर्दन चक्र से पहले उन्होंने उत्थान है उसको अपर्दन चक्र में सम्मिलित नहीं किया था, उत्थान होने के बाद अपर्दन माना, जिसमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था इसको दर्शाया गया था। अब हम एक एक अवस्था के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो पहला है युवावस्था। आपकी युवावस्था, यूथ स्टेज। ठीक है, देखिए युवावस्था इसकी अवधि है वो छोटी होती है। सबसे पहले युवावस्था की अवधि है वो छोटी होती है। अपर्दन कब शुरू होता है युवावस्था में? उत्थान की समाप्ति के बाद है वो अपर्दन शुरू होता है। उत्थान की समाप्ति के बाद अपर्दन शुरू होता है। इसके अंतर्गत होता क्या है? युवावस्था के अंतर्गत शुरू में छोटी छोटी धाराओं के द्वारा शीर्षवर्ती अपर्दन होता है। प्रारंभ में छोटी छोटी धाराओं के द्वारा शीर्षवर्ती अपर्दन होता है। ठीक है, आंतरिक जिसमें कि तली है वो गहरी होती जाती है, तो छोटी छोटी अवनलिकाएं होती हैं, अवनलिकाएं धाराओं में परिवर्तित होती है और उन धाराओं के द्वारा शीर्षवर्ती यानी तली का अपर्दन है वो शुरू हो जाता है। इस शीर्षवर्ती अपर्दन के द्वारा क्या होता है? घाटी का विकास होता है। नदी घाटी का विकास हो जाता है। फिर जब शीर्षवर्ती अपर्दन होता है तो नदी घाटी का विकास शुरू हो जाता है और नदियों की जो लंबाई है उनमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। लंबाई में वृद्धि होती है, नदियों की लंबाई में वृद्धि।
या उन नलिकाओं की लंबाई है उनमें वृद्धि होती है। यह क्रिया है वो सरिता दीर्घीकरण के नाम से जानी जाती है। यह क्रिया क्या कहलाती है? सरिता दीर्घीकरण। होता क्या है? प्रारंभ में छोटी छोटी धाराओं के द्वारा शीर्षवर्ती अपर्दन, शीर्षवर्ती अपर्दन के द्वारा घाटी का विकास, घाटी का विकास है, घाटी के विकास से नदी की लंबाई में वृद्धि होती है और लंबाई में वृद्धि की जो प्रक्रिया है वो सरिता दीर्घीकरण कहलाती है। इसके बाद तेज ढाल के कारण नदी का प्रवाह तीव्र हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद तेज ढाल, और तेज ढाल हो जाता है तो नदी का प्रवाह है वो भी क्या होगा? नदी का प्रवाह तीव्र हो जाएगा। ठीक है, नदी का प्रवाह तीव्र होगा तो नदी घाटी है उसको गहरा करेगी। नदी क्या करेगी? घाटी को गहरा करेगी। और जब नदी घाटी को गहरा करेगी तो यह प्रक्रिया घाटी का गहरा होना कहेगी। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? घाटी का गहरा होना कहलाएगी। ठीक है, घाटी गहरी हो गई। इस प्रकार जल गति क्रिया के द्वारा, तली के अपघर्षण के द्वारा, इस प्रकार जल गति क्रिया, तली के अपघर्षण, तली अपघर्षण, ठीक है, जल गति के द्वारा छेदन, जिसको हम कहें जल गर्तिका के द्वारा छेदन, जल गर्तिका द्वारा छेदन नदी की घाटी में, तथा घोलीकरण अपक्षय की जो क्रिया है उसके द्वारा नदी की घाटी अत्यंत सक्रिय गहरी हो जाती है। ठीक है, तो घोलीकरण और अपक्षय द्वारा नदी घाटी गहरी व संक्रिय हो जाएगी। ठीक है, अब इसके किनारे हैं वो खड़े हो जाएंगे, जिसमें वी आकार गॉर्ज किनारे खड़े हो जाएंगे। इसके किनारे कैसे होते हैं? उत्तल प्रकार के होते हैं। तो यह है आपकी युवावस्था, यूथ स्टेज। अब इसके अंतर्गत हम ग्राफ के संदर्भ में देखेंगे युवावस्था को। ग्राफ के संदर्भ में जब हम युवावस्था का अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि घाटी के गहरा होने से एलसी तेजी से घटता है। युवावस्था के अंतर्गत घाटी के गहरा होने से एलसी यानी लोअर कर्व तेजी से गिरता है,
या घटता है, इसको हम कहें। क्यों घटता है? क्योंकि इसकी जो तली है वो तली गहरी होती जाती है, ठीक है। इसलिए एलसी वक्र या लोअर वक्र है वो तेजी से घटता हुआ चला जाता है। यूसी पर अभी अपर्दन आरंभ नहीं होता इस अवस्था में। अपर करो, यूसी पर अपर्दन आरंभ नहीं होता, ठीक है, ऊपरी वक्र पर, जिससे पर्वत चोटियां स्थिर रहते हैं, जिससे पर्वत चोटियां स्थिर होते हैं, ठीक है, क्योंकि यूसी पर तो अभी अपर्दन शुरू ही नहीं हुआ है। इसके अलावा सापेक्षिक उच्चावच में लगातार वृद्धि होती है। सापेक्षिक उच्चावच में लगातार वृद्धि, सापेक्षिक उच्चावच में लगातार वृद्धि होती जाती है। नदियों की लंबवत परिच्छेदिका यानी नदी घाटी छिप्रिका और प्रपात के कारणों से परिपूर्ण होती है। नदियों की लंबवत परिच्छेदिका छिप्रिका, प्रपात और नदी घाटी प्रपात छिप्रिका के कारणों से परिपूर्ण होती है, ठीक है। नदी की जो लंबवत परिच्छेदिका है, नदियों के किनारे खड़े जिससे वी आकार, गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होता है, ठीक है। नदियों के किनारे खड़े होते हैं जिससे वी आकार घाटी, गॉर्ज, कैनियन का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये है आपकी युवावस्था। युवावस्था अवधि छोटी होती है। उत्थान की समाप्ति के बाद यह अपर्दन शुरू होता है। डेविस ने कहा था कि पहले स्थलखंड का क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है, उसके बाद अपर्दन शुरू होता है उसके ऊपर। प्रारंभ में छोटी छोटी धाराएं होती हैं, उनके द्वारा शीर्षवर्ती अपर्दन होता है जिससे कि घाटी का विकास होता है, नदी घाटी का। नदी घाटी के विकास से नदियों की लंबाई में वृद्धि होती है, तो इस क्रिया को सरिता दीर्घीकरण कहलाती है। इसके बाद जब नदी घाटी का विकास हो जाता है तो तेज ढाल हो जाता है। तेज ढाल से नदी का प्रवाह तीव्र हो जाता है, नदी घाटी को गहरा करने लग जाती है, जिससे कि यह प्रक्रिया घाटी का गहरा होना कहलाती है। इस प्रकार जल गति की क्रिया है, तली का अपघर्षण है, जल गर्तिका द्वारा तली में छेदन है, घोलीकरण है, अपक्षय है आदि की क्रिया के द्वारा नदी संक्रिय और गहरी होती जाती है, जिसके किनारे खड़े हो जाते हैं और उत्तल हो जाते हैं। ग्राफ के संदर्भ में यदि हम युवावस्था को देखें, हमने पहले ग्राफ बनाया था, उसके संदर्भ में देखें तो देखिए युवावस्था में घाटी के धीरे धीरे गहरा होने से एलसी जो वक्र है वो तेजी से घटता जाता है, तली है वो गहरी होती जाती है, लेकिन यूसी पर अभी अपर्दन है वो प्रारंभ नहीं होता है, जिससे कि पर्वत की चोटियां स्थिर होती हैं। सापेक्षिक उच्चावच है वो लगातार वृद्धि होता रहता है।
नदियों की परिच्छेदिका में नदी घाटी प्रपात और क्षिप्रिका के कारणों से परिपूर्ण होती है। नदियों के किनारे खड़े होते हैं जिसके कारण वी आकार की घाटी, गोर्ज, कैनियन आदि है उसका निर्माण होता है। तो ये है युवावस्था। युवावस्था के बाद हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था, इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे हम प्रौढ़ावस्था का। देखिए अगली है आपकी दूसरी अवस्था प्रौढ़ावस्था। मैच्योर स्टेज है। ठीक है कि प्रौढ़ावस्था में क्या होता है, प्रौढ़ावस्था की अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। अवस्था में अपर्दन चक्र में प्रौढ़ता दिखाई देती है। इस अवस्था के अंतर्गत पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है। प्रौढ़ावस्था की अवधि सर्वाधिक लंबी। ठीक है, चक्र में प्रौढ़ता दिखाई देती है। ठीक है, अपर्दन चक्र है उसके अंतर्गत। पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है। पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत। पार्श्ववर्ती अपर्दन होने से क्या होता है कि घाटी की चौड़ाई है वो बढ़ती जाती है, जिससे नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ती है। ठीक है, नदी घाटी की चौड़ाई बढ़ती है जिसको घाटियों का चौड़ा होना कहते हैं। घाटी का चौड़ा होना कहते हैं इसको। जब चौड़ाई बढ़ती है तो क्यों बढ़ती है, क्योंकि पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है। इसके बाद नदी तल की प्रवणता और प्रवाह वेग तथा भार वहन क्षमता तीनों में क्या होता है, अधिकतम ऊंचाई तक। नदी तल की प्रवणता, ठीक है। नदी तल की प्रवणता के बाद देखिए इसके अंतर्गत प्रवाह वेग तथा भार वहन क्षमता। प्रवाह वेग, तीसरा भार वहन क्षमता, ये तीनों कम हो जाती है जब चौड़ाई बढ़ती है तो। ठीक है, प्रवणता, प्रवाह वेग और भार वहन क्षमता है, ये तीनों में ह्रास, तीनों में कमी होती है। जब तीनों में कमी होगी इन तीनों के अंतर्गत तो क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई तथा उच्चावच में कमी आने लगती है। अधिकतम ऊंचाई
व उच्चावच में कमी आने लगती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जिससे ऊपरी वक्र में भी तेजी से कमी आती है। जब इन तीनों में कमी आती है तो क्या होता है, ऊपरी वक्र यूसी में भी तेजी से कमी आने लगती है। ऊपरी वक्र में जब तेजी से कमी आती है तो क्या होता है, नदी के मंद ढाल के कारण प्रवाह वेग कम हो जाता है। नदी के ढाल कैसा हो गया, मंद, तो नदी के मंद ढाल के कारण से प्रवाह वेग क्या हो गया, कम। क्योंकि ढाल कम हो गया, नदी का ढाल मंद हो गया तो प्रवाह वेग है वो कम हो गया, जिससे परिवहन क्षमता कम हो जाती है। इससे क्या होगा, परिवहन क्षमता कम हो जाएगी, और परिवहन क्षमता के कम होने से क्या होगा, विसर्पण क्रिया है वो सक्रिय हो जाएगी, जिससे विसर्पण क्रिया सक्रिय हो जाती है। तो ये देखिए प्रौढ़ावस्था, मैच्योर स्टेज, इसकी अवधि सर्वाधिक लंबी होती है। इस अवधि के अंतर्गत चक्र में प्रौढ़ता दिखाई देती है। पार्श्ववर्ती अपर्दन होता है, पार्श्ववर्ती अपर्दन यानी किनारों की तरफ अपर्दन ज्यादा होता है इस अवस्था में, तो जिससे कि नदी की चौड़ाई बढ़ती है तो घाटी का चौड़ा होना कहा जाता है। नदी तल की प्रवणता, प्रवाह वेग और भार वहन क्षमता, इस अवस्था में तीनों में कमी आ जाती है इनकी, क्योंकि चौड़ाई बढ़ गई तो प्रवणता कम हो गई, वेग कम हो गया, और वेग कम होने से भार को ढोने की क्षमता कम हो गई। तो इन तीनों में कमी आने से अधिकतम ऊंचाई और उच्चावच है उसमें भी कमी आने लगती है। अब जो अपर कर्व है वो भी तेजी से नीचे आना लगता है, ग्राफ में देखिएगा। इसके बाद नदी का ढाल मंद हो जाता है, ढाल मंद हो गया, वेग कम हो गया, परिवहन की क्षमता कम हो गई, तो नदी है वो विसर्पण क्रिया यानी मियांडाकार रूप में या घुमावदार रूप में प्रवाहित होने लग जाती है इसके अंतर्गत। इसके बाद है इसकी वृद्धावस्था। देखिए वृद्धावस्था, वृद्धावस्था ओल्ड स्टेज। इस अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, गतिज ऊर्जा में कमी के कारण लंबवत अपर्दन पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। गतिज ऊर्जा में कमी, गतिज ऊर्जा में कमी से कारण क्या होगा, लंबवत अपर्दन समाप्त हो जाएगा। लंबवत अपर्दन समाप्त हो गया वृद्धावस्था के अंतर्गत। पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक होगा जिससे कि नदी घाटी चौड़ी होगी। पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक, पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक होगा तो घाटी है वो कैसी होगी, चौड़ी होगी। ठीक है, नदी घाटी है वो चौड़ी होने लग जाती है। जलधारा है वो विसर्पण करते हुए बहती है, जलधारा विसर्प करती हुई बहती है। ठीक है, विसर्प करती हुई बहती है तो ऊपरी वक्र में भी तेजी से गिरावट आती है। ऊपरी वक्र, इसमें
तेजी से गिरावट, ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आती है, जिससे कि क्या होता है, निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम हो जाते हैं। तो निरपेक्ष व सापेक्ष उच्चावच न्यूनतम हो जाते हैं। ठीक है। अब निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच दोनों न्यूनतम हो गए तो क्या होता है, उच्चावच की विषमता तेजी से समाप्त होने लगती है। उच्चावच विषमता समाप्त होने लगती है। ठीक है। उच्चावच जो था समान रूप से वो समाप्त होने लगता है। स्थलखंड संप्राय मैदान बन जाता है। स्थलखंड क्या बन जाता है, संप्राय मैदान, जिसको पेनिप्लेन नाम दिया है। पेनिप्लेन बन जाता है। तो स्थलखंड क्या बन गया, संप्राय मैदान के रूप में परिवर्तित हो गया, संप्राय मैदान बन गया। और कठोर चट्टान से युक्त एकांक की पहाड़ियां देखी जाती हैं। कठोर चट्टान युक्त एकांक की पहाड़ी वो देखने को मिलती है। ठीक है। जिनको मोनाड नाग के नाम से जाना जाता है। तो ये है वृद्धावस्था। गतिज ऊर्जा में कमी, लंबवत अपर्दन समाप्त हो गया, पार्श्ववर्ती अपर्दन अधिक हुआ, घाटी चौड़ी हुई, जलधारा विसरण करती हुई बहने लग जाती है। ऊपरी वक्र में तेजी से गिरावट आती है। इसके अंतर्गत ऊपरी वक्र में गिरावट आने से निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावच है वो न्यूनतम हो जाता है। उच्चावच की जो असमानता है, विषमता है, वो समाप्त होने लग जाती है। स्थलखंड है वो संप्राय मैदान के रूप में बन जाता है। केवल कठोर चट्टान कुछ एकांक की पहाड़ियाँ वो देखने को मिलती हैं, जिनको मोनाड नाग के नाम से जाना जाता है। तो ये है डेविस के भौगोलिक चक्र की विभिन्न अवस्थाएं, जिसमें युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डेविस का जो भौगोलिक चक्र है उसका मूल्यांकन पढ़ेंगे। मूल्यांकन के अंतर्गत हम इसकी आलोचनाओं को देखेंगे, कमियों के अध्ययन के अंतर्गत इसका अध्ययन करेंगे। तो ये है डेविस के भौगोलिक चक्र की विभिन्न अवस्थाएं। धन्यवाद आप सभी को।